नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में आज से बीजेपी का बूथ विजय अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। वर्चुअल तरीके से इस अभियान का आगाज होगा। नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के 27,700 शक्ति केंद्रों से संवाद करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे, तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा गाजियाबाद के एक शक्ति केंद्र पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में मौजूद रहेंगे। चुनाव से पहले तक का बीजेपी का ये अभियान 3 चरणों में चलेगा। पहले चरण में बूथ समितियों के सत्यापन के साथ साथ पन्ना प्रमुखों के अभियान, दूसरे चरण में वोटर के बीच संपर्क सदस्यता अभियान, तीसरे चरण में बूथ पर्ची सत्यापन करना और वोटर बढ़ाना, ये तमाम बातें इस अभियान के तहत शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर संगम नगरी में लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति लगभग 10:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से सेना के हेलीकॉप्टर से पोलो ग्राउंड जाएंगे। पोलो ग्राउंड में हेलीकॉप्टर के लिए 3 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। राष्ट्रपति इलाहाबाद हाईकोर्ट, बार एसोसिएशन और राज्य सरकार की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कोविंद प्रयागराज में लगभग 6 घंटे तक रुकेंगे। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर चुकी है। आईजी रेंज प्रयागराज के मुताबिक राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बड़ी संख्या में रेंज स्तर से पुलिस, पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 1 दिन के दौरे पर प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जहां वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति का प्रयागराज में करीब 6 घंटे तक रहने का कार्यक्रम है। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और राज्य सरकार की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति अपने विशेष विमान से सुबह 10:30 बजे बहमरौली एयरपोर्ट उतरेंगे, जहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए पोलो ग्राउंड पहुंचेंगे। यहां 3 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में है। वहां पर एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का वो फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे। उसी के साथ साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी फाउंडेशन स्टोन है। और वो शाम को 1 दिवसीय कार्यक्रम है। वो सुबह आएंगे और शाम को जाएंगे। राष्ट्रपति कोविंद राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट चैम्बर, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की आधारशिला रखेंगे। इसमें अधिवक्ताओं के लिए लगभग 2600 चैम्बर बनेंगे, जिसके लिए राज्य सरकार ने 600 करोड़ की धनराशि भी रिलीज की है। इसके अलावा राष्ट्रपति कोविंद प्रयागराज के झलवा इलाके में बनने वाले नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति के साथ इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, राज्यपाल महोदय आ रही हैं और ये पता चल रहा है कि चूंकि हाई कोर्ट का फंक्शन है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी यहाँ आएंगे और कुछ माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण भी रहेंगे, तो उच्चतम न्यायालय के। तो एक बड़ा आयोजन है प्रयाग के लिए। प्रयागराज में राष्ट्रपति कोविंद के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाईकोर्ट, सर्किट हाउस, बमरौली पोलो ग्राउंड और उसके आसपास पतंगों और ड्रोन के उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इस इलाके में जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट है, आसपास के इलाकों में 3 दिनों तक पतंग उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही साथ रूटों पर वाहनों का भी डाइवर्जन किया गया है। भारी वाहन किसी तरह से शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। उसका रिहर्सल भी यहाँ पर फ्लीट का करा लिया गया है। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति करीब 6 घंटे प्रयागराज में रहने वाले हैं। उसके मद्देनजर सभी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर हैं। आज प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का तीसरा दिन है। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगी। मिशन 2022 को लेकर ठोस रणनीति भी तैयार करेंगी। तो आज
दौरे के तीसरे दिन एक बार फिर से कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाली हैं प्रियंका गांधी। संवाद करेंगी, फीडबैक लेंगी, उनको मंत्र भी देंगी कि किस तरीके से आम जनमानस में के बीच जाकर कांग्रेस की नीतियों को बताना है और साथ ही साथ इस बात का विश्वास जगाना है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आपके लिए क्या करेंगे। दो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति तैयार कर ली है। संगठन की मजबूती के साथ साथ पार्टी की नीतियां जनता तक कैसे पहुंचाई जाएं, इसे लेकर प्रियंका गांधी ने नेताओं के साथ बैठक की और उनको कई निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक मजबूत जनाधार वाले नेताओं को कांग्रेस जल्द ही विधानसभा का टिकट दे देगी ताकि उन्हें तैयारी करने का मौका मिल जाए और उनके जीतने की उम्मीद भी बढ़ जाए। चुनाव से पहले कांग्रेस 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा निकालकर लोगों के बीच पहुंचेगी। राज्य के हर हिस्से में होने वाली इस यात्रा का मकसद पार्टी की जमीनी हकीकत को समझना है। जो नए मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी आएगी और अपने पहली बार कांग्रेस पार्टी तत्काल जल्दी से जल्दी सारे टिकट डिसाइड करेगी। इस तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी का मजबूत संगठन जो 30 साल में पहली बार ग्राम सभा अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष और सारे अग्रणी संगठनों का संगठन बनकर तैयार है, उसके दम पर कांग्रेस पार्टी 2022 का रण फतेह करेगी। प्रियंका गांधी जी के मार्गदर्शन में अपने वसूलों सिद्धांतों के दम पर कांग्रेस पार्टी जो विश्वास का प्रतीक है, जो कांग्रेस पार्टी वचन देती है चुनाव में, उसे पूरा करते हैं। इस वचन के साथ, इस घोषणा के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का फैसला किया है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस महीने के आखिर से राज्य के हर हिस्से में जाएंगे और यात्रा के जरिए अपना चुनावी एजेंडा बताएंगे। दिन भर चली बैठकों के बाद प्रियंका ने पार्टी नेताओं को कई टिप्स दिए और साथ ही टिकट देने का पैमाना क्या होगा, इस पर भी मंथन किया गया। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में दम दिखाने के लिए प्रियंका गांधी फिलहाल बंद कमरों में बैठक के जरिए प्लान बना रही हैं। एक दिन में प्रियंका ने सलाहकार समिति, रणनीति कमेटी और कांग्रेस चुनाव कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इन बैठकों में समीक्षा भी हुई और भविष्य का रोड मैप भी तैयार किया गया। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का फैसला लिया। इस यात्रा में कांग्रेसी हम वचन निभाएंगे नारे के साथ आगे बढ़ेंगे। यात्रा राज्य के सभी जिलों में निकाली जाएगी और करीब 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा प्रदेश के बड़े कस्बों और गांव से होकर गुजरेगी। माना जा रहा है कि इस यात्रा के बहाने ही पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की जनता के बीच कितनी पैठ है, इसका भी आकलन किया जाएगा। उसके बाद ही टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का मजबूत संगठन जो 30 साल में पहली बार ग्राम सभा अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष और सारे अग्रणी संगठनों का संगठन बनकर तैयार है, उसके दम पर कांग्रेस पार्टी 2022 का रण फतेह करेगी। प्रियंका गांधी जी के मार्गदर्शन में अपने वसूलों सिद्धांतों के दम पर कांग्रेस पार्टी जो विश्वास का प्रतीक है, जो कांग्रेस पार्टी वचन देती है चुनाव में, उसे पूरा करते हैं। इस वचन के साथ, इस घोषणा के साथ कांग्रेस की कोशिश इस जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने की है ताकि चुनाव में बेहतर नतीजे हासिल किए जा सके। इसीलिए प्रियंका गांधी ने राज्य के हर हिस्से में यात्रा निकालने की रणनीति बनाई है। मगर कांग्रेस की ये कोशिश बीजेपी को सियासी सैर से ज्यादा कुछ नहीं लग रही। प्रियंका तो पिकनिक मनाने आती है मित्रों, और कोरोना महामारी में राहुल और अखिलेश जी तो घर से नहीं निकलते हैं। आज मोदी जैसा जनसेवक न होता मित्रों इस देश के अंदर, योगी जी जैसा कर्मयोगी न होता तो ये देश और राज्य न बचता मित्रों। कोरोना महामारी से तो मरते ही भूख से गरीब मर गया। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी हैं और उनके कंधों पर ही देश की सबसे पुरानी पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में फिर से स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी है। यानी जिम्मेदारी भी बड़ी है और चुनौती भी। मगर प्रियंका का पुराना रिकॉर्ड बताकर बीजेपी भविष्य में भी कुछ बेहतर न होने का दावा कर रही है। प्रियंका गांधी तो पिछली बार लोकसभा के चुनाव में थी, उनकी जो 2 पारंपरिक सीटें थी, पारिवारिक सीटें थी और पूरी तरह से जिम्मेदारी प्रियंका गांधी की थी। उसमें से आधी वो हार गई, 50% हो गई 19 में, 22 में 50 वो भी चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी सेहत काफी कमजोर है। उसी सेहत को सुधारने के लिए प्रियंका गांधी को कमान सौंपी गई है। वो रणनीति भी बना रही है, लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लखनऊ के 1090 चौराहे पर कांग्रेस विरोधी होर्डिंग लगाई गई हैं, जिसमें यूपी कांग्रेस के खिलाफ तमाम बातें लिखी गई हैं। कांग्रेस के लोगों को तालिबानी सोच का बताया गया है, तो प्रियंका गांधी के पीए को नशेड़ी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को अराजक बताया गया है। होर्डिंग में चिराग तले अंधेरा कहकर प्रियंका गांधी संज्ञान लें, ऐसा लिखा गया है। बता दें कि प्रियंका गांधी लखनऊ के दौरे पर हैं और इसी दौरान ये होर्डिंग भी सामने आई। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को बड़ा झटका लगा है। यूपी सरकार ने आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय के 70 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा वापस ले लिया है। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के 70 हेक्टेयर जमीन पर यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के गेट पर कब्जे और दखलनामे का नोटिस चस्पा कर दिया है। आरोप है कि आजम ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर यूनिवर्सिटी बनाई थी। दरअसल एडीएम ने अवैध कब्जे वाली जौहर यूनिवर्सिटी की करीब 70 हेक्टेयर जमीन को खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ जौहर ट्रस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया था, लेकिन हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। राज्य सरकार में नीति किया गया था, जिसकी अपील हाई कोर्ट में की गई थी। हाई कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद ये कब्जा और दखल के लिए आए थे, तो इसी साहब ने कहा कि साक्ष्य करने से इनकार कर दिया है, तो अब ये जो है 2 गाँवों के संबंध जो है दखल की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी, जो नियम है। जब से ज़मीन दी गई तब से आज तक उन्होंने कोई लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया और ना ही वंचित पीड़ितों को उन्होंने उसमें एडमिशन दिया, सहूलियत दी। इस कारण जो पट्टे के अनुबंध थे उनके उल्लंघन के उपरांत ऐसी कार्रवाई की गई है और ये अनुबंध उनके समय में ही हुआ था, हमारे समय में नहीं हुआ। बीएचयू में छात्रों ने ऑफलाइन क्लास शुरू करने को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों ने क्लास शुरू करने की मांग को लेकर सेंट्रल ऑफिस का घेराव किया और ज्ञापन दिया। हालांकि प्रोफेसर्स के समझाने पर छात्र जल्द ही क्लासेस शुरू करने की मांग को लेकर अपना प्रदर्शन खत्म कर चुके हैं। जब से कक्षाएं हमारी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन चल रही हैं, ऑनलाइन कक्षाओं की ये स्थिति है कि टीचर आते हैं, सुबह बोलते हैं कि आपका क्लास होगा 7 बजे से, उसके बाद फिर अगली नोटिस आती है कि आपका क्लास 12 बजे से है और फिर 3 बजे मैसेज आता है कि आज आपकी क्लास स्थगित कर दी गई है, आपकी क्लास कल होगी। ये स्थिति है। और तमाम कितने भी बच्चे ऐसे हैं जो गाँव में रहते हैं जिनके पास मोबाइल तक की सुविधा नहीं है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। 5 करोड़ की गांजे के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी फर्जी ई-वे बिल बनाकर ओडिशा से गांजा लेकर आ रहे थे, जिन्हें यूपी एसटीएफ ने राजस्थान के अलवर से पकड़ लिया। शातिर आरोपी ट्रक में जूट की बोरियों में छिपाकर गांजा लेकर आए थे। ये लोग आगरा, मथुरा और राजस्थान बॉर्डर के जिलों में गांजे की सप्लाई करने की फिराक में थे। गोंडा के जिगना चौकी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश थानेदार पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं चौकी इंचार्ज राकेश ओझा को चोट आई है। घायल चौकी इंचार्ज और बदमाश को इलाज के लिए सीएससी में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश थानेदार पांडे पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम के लिए अपराधियों की धरपकड़ के लिए क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। थाना मनकापुर क्षेत्र के चौकी जिगना क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक मनकापुर व चौकी इंचार्ज जिगना के साथ एक एचएस राम सजीवन उर्फ थानेदार की जो थाने का सक्रिय एचएस अपराधी है उसकी मुठभेड़ हुई है, जिसमें हिस्ट्री सीटर जो शातिर अपराधी था उसके पैर में गोली लगी है। उसको सीएससी भेजा गया, सीएससी मनकापुर में। इस मुठभेड़ में हमारे चौकी इंचार्ज को भी चोट आई है, उनको भी सीएससी भेजा गया है। दोनों की स्थिति सामान्य है। शाहजहांपुर में पुवाया इलाके के जुड़वली गांव में चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को जमकर पीट दिया। चोर को बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने पिटाई के बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर मामले की तफ्तीश कर रही है। और अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर नगरपालिका कर्मचारियों और पुलिस ने मिलकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत आज नगर में तमाम जगहों से जेसीबी की मदद से अवैध दुकानों को हटाने का काम किया गया। नगरपालिका के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि पहले भी कई बार व्यापारियों के साथ अतिक्रमण को हटाने को लेकर बैठक की गई, लेकिन इसके बावजूद व्यापारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके चलते प्रशासन को अब कार्रवाई करनी पड़ रही है।
ऐसा है, नगर पालिका क्षेत्र के समस्त व्यापार मंडल, व्यापारिक संगठनों को पूर्व में कई बार बैठक बुला करके उनको सूचना दे दी गई थी कि आप रोड पर अतिक्रमण ना करें, उसको हटवा दें। आने जाने में लोगों को परेशानी होती है, एम्बुलेंस जाती, फंस जाती, लोग मर जाते हैं। बार बार कहने, आज भी हमारे द्वारा माइक के माध्यम से अनाउंस करवाया गया कि अपना सामान रोड से हटा लें, अन्यथा जो पाया जाएगा वो जब्त कर लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार अथवा व्यापारी की होगी। उसी के क्रम में जिलाधिकारी के महोदय के निर्देश क्रम में ये अतिक्रमण अभियान चल रहा है। और अब बात करते हैं यूपी में बुखार के कहर की। प्रदेश के 5 जिलों की हालत आपको बताते हैं। ललितपुर में एक नए मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 3 हो गई है। आगरा के सरकारी और निजी अस्पतालों में हर दिन 2000 से ज़्यादा बुखार के केस आ रहे हैं। वहीं जिले में 4 नए डेंगू के मरीज मिलने के बाद संख्या 16 हो गई है। गाजियाबाद में वायरल बुखार को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। शासन के आदेश पर यहां पर 2136 टीमों का गठन किया गया है, जो जिले में घर घर जाकर बुखार और अन्य लोगों की जांच कर रही हैं। गोरखपुर में जिला अस्पताल के सभी वार्ड पूरी तरीके से फुल हैं। बिहार के मधुबनी जिले में चंदा जुटाकर आई एक महिला कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पिछले 11 दिनों से ठिकाना बनाए हुए है। महिला बिहार से कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बालिका गृह से अपनी बेटी को लेने के लिए आई है। चंदा जुटाकर लाए पैसे भी अब खत्म हो गए हैं। अब उसे मदद की दरकार है, लेकिन उसका ये दर्द बाल कल्याण समिति को नहीं दिखाई दे रहा है। बालिका गृह से निकालकर बेटी को उसकी मां को सौंपने की जगह बाल कल्याण समिति ने नाबालिग बेटी का मेडिकल कराने का आदेश दे दिया है, जिसके चलते अब लाचार मां को स्टेशन परिसर पर कुछ और दिन गुजारने पड़ सकते हैं। स्टेशन पर रोना है सर जी की, यहाँ पर नहीं से सब बिलगा देता है, न रहने देता कि जहाँ जाना था जाओ, यहाँ पर नहीं रह देंगे, उसीलिए रो रहे हैं। बेटी को लिए बिना वापस नहीं जाओगी? जाएंगे लेकर के घर बेटी को। कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पर रो रही ये मजबूर मां का दर्द ना तो रेलवे के अधिकारियों को दिखाई दे रहा है और ना ही यहाँ के कर्मचारियों को। इस मां की ये जिद है कि वो अपनी बेटी को वापस दरभंगा लेके जाएगी और इसके लिए वो पिछले 5 दिनों से यहाँ डटी हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागते हैं और एक बेटी को मां के सुपुर्द करते हैं या नहीं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।